हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको भारतीय दंड संहिता का अध्याय 17 है जो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में उसके बारे में बताऊंगा। ये जो अध्याय है धारा 378 से लेकर 462 तक है, जिसमें संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में दंडात्मक प्रावधान और उसकी परिभाषा दी गई है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम चोरी के विषय में। चोरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में परिभाषित किया गया है। जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से कोई चल संपत्ति बेईमानीपूर्ण आशय से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना हटाता है तो वह चोरी करता है। तो यानी कि चोरी के 5 आवश्यक तत्व हैं। नंबर 1 कि किसी व्यक्ति के कब्जे में से, यानी कि पोजेशन, स्वामित्व होना आवश्यक नहीं है। अगर कब्जे में किसी के व्यक्ति की कोई संपत्ति है, चल संपत्ति, और उस व्यक्ति की कब्जे में से बेईमानीपूर्ण आशय से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना हटाता है तो वह चोरी करता है। यानी कब्जा महत्वपूर्ण है, ना कि ओनरशिप यानी कि स्वामित्व है। दूसरा, हमेशा चोरी की वस्तु चल संपत्ति हो सकती है। चल संपत्ति की चोरी ही होगी, अचल संपत्ति की चोरी नहीं होगी। ऐसी भी संपत्तियां होती हैं जिसका कोई स्वामी ही ना हो, रैशनलिस्ट, वे जो है उनका कोई स्वामी नहीं होता, तो उन संपत्तियों की चोरी नहीं हो सकती। यानी किसी न किसी व्यक्ति के कब्जे में वो होनी चाहिए, चल संपत्ति हो। उसके बाद तीसरा आवश्यक तत्व है बेईमानीपूर्ण आशय से। चौथा है उस व्यक्ति की सम्मति के बिना। और पांचवा तत्व है हटाना। उसको हटाना, चाहे रंच मात्र हटाया गया हो, यानी कि वो लेके भाग गया हो, चाहे उसी घर में उसने कहीं रख दी हो, तब भी, जिससे कि उस व्यक्ति की जिस संपत्ति उसको न मिल सके, यहाँ पर चोरी की वस्तु सके। यानी कि 5 आवश्यक तत्व हैं चोरी के, और किसी भी चोरी में ये 5 आवश्यक तत्व होने चाहिए, तभी चोरी होती है। अगर इनमें से एक भी तत्व अब्सेंस हो जाता है तो वह चोरी नहीं होती। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है भूल से किसी दूसरे की संपत्ति अपनी समझते हुए उठा ले जाता है, लेकिन वहां उसका बेईमानीपूर्ण आशय नहीं है, मात्र भूल में उठाता है, तो वह व्यक्ति चोरी का दोषी नहीं होगा। चोरी का दोषी तभी होता है जबकि 5 आवश्यक तत्व उस समय मौजूद हो जिस समय कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई संपत्ति उठाता है, तो वह चोरी होती है। देखो, बेईमानीपूर्ण आशय होना आवश्यक है। नंबर 1 से लेते हैं हम बेईमानीपूर्ण आशय। अभियुक्त का यहां पर किसी संपत्ति को हटाते समय डिसऑनेस्टली इंटेंशन होनी आवश्यक है। बेईमानीपूर्ण आशय सेक्शन 24 में आप बेईमानीपूर्ण की परिभाषा पढ़ चुके हो। यानी कि एक व्यक्ति को, यानी कि जिस व्यक्ति की संपत्ति उठाई उसको सदोष हानि देना और अपने आप सदोष लाभ प्राप्त करना, तो वह बेईमानीपूर्ण है। तो बेईमानीपूर्ण आशय से वह संपत्ति हटाई जानी चाहिए। यानी कि क्या नाम, उस समय सद्भावनापूर्ण अगर उसका आशय है तो वह चोरी की नहीं हो सकती। बेईमानीपूर्ण आशय होना मस्ट है। दूसरी बात कि किसी व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति होनी चाहिए, उठानी चाहिए। कब्जा किसी व्यक्ति का हो, उससे जो है संपत्ति हटावे। संपत्ति को परमानेंटली हटाना आवश्यक नहीं है। कुछ समय के लिए भी अगर संपत्ति को हटाया गया है तो भी वह चोरी होती है। जैसे कि एक केस है, 2 केस है इस पर, जो टेम्परेरी रूप से कोई संपत्ति हटाएगी तो उसमें भी अभियुक्त को यहाँ पर चोरी का दोषी माना गया। प्यारेलाल भार्गव वर्सेस राजस्थान राज्य के मामले में प्यारेलाल भार्गव किसी विभाग में
एक क्लर्क था और उसने जो है विभाग की कोई फाइल उठाई और अपने घर ले आया और उसको किसी दूसरे व्यक्ति से दे दिया। 2 दिन तक उस व्यक्ति ने उस फाइल का प्रयोग किया और तीसरे दिन प्यारेलाल भार्गव उसने ऑफिस में जैसे रखी थी वैसे ही रखा। तो थोड़े समय के लिए भी, इनके 2 दिन के लिए समय के लिए जो प्यारेलाल भार्गव ने संपत्ति को हटाया था, क्योंकि उसने बेईमानी पूर्ण आशय से हटाया था, कब्जे से हटाया था, क्योंकि वो सरकार कब्जे में थी, सम्मति के बिना लिया था। तो वहां पर प्यारेलाल भार्गव को जस्टिस सुब्बा राव ने कहा कि यहाँ पर चोरी के 5 आवश्यक तत्व पूरे होते हैं, इसीलिए अभियुक्त ये चोरी का दोषी है। एक के.एन. मेहरा वर्सी राजस्थान राज्य केस है। भारतीय वायुसेना का हवाई जहाज के.एन. मेहरा जो है कुछ समय के लिए बिना, जो अधिकारी थे जो अनुमति देते हैं, उन अधिकारियों की बिना अनुमति के उसको जो है उड़ा ले गया और कुछ समय पश्चात वहीं पर हवाई अड्डे पर, जोधपुर हवाई अड्डा था, वहीं पर जो है उसको छोड़ दिया। तो इतने समय के लिए भी जो हवाई जहाज उसने के.एन. मेहरा ने हटाया था, तो यहाँ पर चोरी का दोषी बनेगा कि इसने जो 378 में परिभाषित चोरी का अपराध किया है। देखो, संपत्ति हमेशा चल होनी चाहिए, अचल संपत्ति की यहाँ चोरी नहीं हो सकती। संपत्ति चल हो, एक पेड़ खड़ा हुआ है, पेड़ जब तक खड़ा हुआ है तब तक वह जो है अचल संपत्ति है, लेकिन जैसे उसको जो है पृथक कर दिया जाता है, ये बात जो है स्पष्टीकरण 1 में और दृष्टांत 1 में भी 378 के बताई गई है। जैसे ही उसको पृथक कर दिया गया, भले उसको ना उठा कर लेगा, पृथक करना ही चोरी का अपराध ये सर्जित करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कुत्ते को ललचाने के आशय से रोटी का टुकड़ा डालना प्रारंभ करता है। जैसे ही कुत्ते ने उसका अनुसरण कर दिया, यानी उसके पीछे पीछे चलना चालू कर दिया, वैसे ही अभियुक्त ने यहाँ पर चोरी का अपराध सर्जित कर दिया। इसी प्रकार से अगर एक बैल जिस पर की कोई बहुमूल्य चीज लदी हुई है और उसको जो है उसका रस्सा अपनी तरफ दूसरी तरफ घुमा लेता है चोरी करने की आशय से, तो वैसे ही वह चोरी का अपराध सर्जित करता है। तो यहाँ पर वस्तु जो है दूसरे के कब्जे से हटाई जानी चाहिए। चल संपत्ति तो होगी, चल संपत्ति यहाँ पर पालतू पशु की भी हो सकती है, पक्षी भी हो सकती है, आदि आदि सब की चोरी हो सकती है। वस्तु दूसरे के कब्जे से हटाई जानी चाहिए, पजेशन से हटाया जाना आवश्यक होता है, चाहे वह उसको बहुत दूर ना ले गया हो। मान लो कि एक व्यक्ति बी के घर जाता है और वहाँ एक बहुमूल्य अंगूठी उसकी मेज पर रखी हुई देखता है, वह चोरी करने के आशय से उस अंगूठी को तुरंत ले जाने का साहस न करते हुए कि पकड़ा न जाए, वहाँ उस घर में यानी कि बी के घर में ऐसी जगह रख देता है जिससे कि वह उनको ना मिले और वह जो है दोबारा से मौका मिले उसको वहाँ से उठा ले, यानी कि कब्जे से उसको हटा दिया, जो थोड़ी देर हटा दिया, तब भी जो है चोरी का अपराध जो है सर्जित होता है। उस व्यक्ति की सहमति के बिना होना चाहिए, विदाउट कंसेंट। अगर सहमति दे दी तो चोरी नहीं होती, उस व्यक्ति की सहमति के बिना वह संपत्ति जो है हटाई जानी चाहिए। सम्मति अव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है, एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइड सम्मति हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने अव्यक्त या विवक्षित सम्मति दे रखी तो तुम मेरी लाइब्रेरी में आ सकते हो, ये सामान यूज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, चोरी की वस्तु नहीं होगी। लेकिन यहाँ सम्मति है ही नहीं, ना अव्यक्त ना विवक्षित सम्मति है, और वह जो है इस प्रकार से एक अभियुक्त उसकी लाइब्रेरी में आता है और उसको जो है बेईमानीपूर्ण आशय से उस पुस्तक को उठा ले जाता है और वापस नहीं करता, तो वह चोरी की वस्तु यानी कि उसने वह व्यक्ति ने चोरी की है। इसी प्रकार एक बड़ा ही रोचक मामला है कि 2 दोस्त थे, जो बच्चे थे और वे स्कूल में जो पढ़ने जाते थे। एक दोस्त ने उस दूसरे दोस्त का जो है बैग छीन लिया और कहा कि जब तक तुम हमारे घर नहीं चलोगे तब तक मैं आपका बैग नहीं दूंगा। तो यहाँ भी न्यायालय ने
चोरी का अपराध बन गया। कब्जा एक, मान लो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत कोई संपत्ति सेक्शन 146 में कुर्क कर ली गई और वो न्यायालय के सुपरविजन में है और जैसा फसल होती है और अभियुक्त ने उस फसल को काट लिया तो यहाँ भी चोरी हो जाती है। सेक्शन 83 सीआरपीसी के अंदर अगर अभियुक्त की कोई संपत्ति चोरी कुर्क कर लेगी और कुर्क करने के पश्चात उसकी गाय या भैंस जो है इस प्रकार से किसी व्यक्ति को सौंप देगी या और संपत्ति सौंप देगी किसी व्यक्ति को, और अब अभियुक्त जो है उस संपत्ति अपनी ही संपत्ति है लेकिन उस संपत्ति की उस दूसरे व्यक्ति को जिसको सौंपी गई थी न्यायालय द्वारा उससे हटाता है तो ये भी दूसरे के कब्जे में से, क्योंकि कब्जा न्यायालय ने दिया था उस व्यक्ति को, उसके कब्जे से हटाता है तो यहाँ भी यह चोरी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लो किसी दूसरे व्यक्ति के पशु किसी की फसल में घुस जाते हैं और उस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वहाँ फसल का मालिक जो है उनको पकड़ता है और पकड़ने के बाद काजी हाउस में जो है बंद कर देता है, तो यहाँ अभियुक्त ने जो है चोरी का अपराध नहीं किया, क्योंकि उसको वो तो सद्भावना पूर्वक अपनी फसल को बचाने के लिए वहाँ काजी हाउस में उसको बंद कर रखा, तो यहाँ कोई अपराध नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति किसी की भेड़ का बाल काट लेता है तो यह भी चोरी है। देखो, अगर कोई व्यक्ति देव मूर्ति जो मंदिर में है वो भी और उस देव मूर्ति को वहाँ से हटा देता है बेईमानीपूर्ण आशय से, चोरी करने के आशय से, तो वह भी चोरी हो जाती है। यहाँ पर अगर कोई गैस पाइपलाइन आपके घर के सामने से गुजर रही और आप जो है उसमें छेद कर कर गैस पाइपलाइन की चोरी करते हैं तो यहाँ पर 378 में परिभाषित चोरी का अपराध हो जाता है। कोई व्यक्ति क्या बिजली की चोरी कर सकता है? यहाँ पर अवतार सिंह के मामले में कहा गया कि बिजली की चोरी हो सकती है लेकिन वह भारतीय दंड संहिता के अंदर दंडनीय नहीं होगी, वो बिजली अधिनियम के अंदर दंडनीय होगी। बिजली की चोरी हो सकती है लेकिन वो भारतीय दंड संहिता के अंदर चोरी के अंतर्गत नहीं आएगी, वो विद्युत अधिनियम के अंदर चोरी की विषय वस्तु होगी। इसी प्रकार से पानी का टैंक निकल रहा और आप जो है उसको बेईमानीपूर्ण आशय से उसको जो है चोरी करते हो तो यहाँ भी चोरी हो जाएगी। लेकिन किसी जलाशय से पानी लेना या नदी से पानी लेना यह चोरी की विषय वस्तु नहीं होती, यानी कि वह चोरी का अपराध नहीं होता। दो साथी सिक्का संग्राहक हैं। एक सिक्का संग्राहक ने चोरी करने के आशय से उसमें जो है उसके झोले में हाथ डाल लिया और मुट्ठी भर सिक्के निकाल लिए। थोड़ी बार उसने देखा कि ये सिक्के तो मेरे ही हैं, तो वहां पर भी चाहे सिक्के भले ही उसी के हों लेकिन उस समय जिस समय भी कि उसने उसकी झोले में हाथ डाला था उस समय उसका बेईमानीपूर्ण आशय था और किसी व्यक्ति कब्जे में से कोई चल संपत्ति उस व्यक्ति की सम्मति से ले रहा था और वहां से उसने हटाया है तो वह चोरी है। बहुत से ऐसे मामले आते हैं, क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है? एक तो यही जो सिक्का संग्राहक है अपनी संपत्ति चोरी कर रहा। सेक्शन 145 के अंतर्गत जो फसल कुर्क कर ली गई है, जो यहाँ पर अभियुक्त की फसल थी लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्क कर ली गई है, वहाँ पे अपनी संपत्ति की चोरी हो सकती है। सेक्शन 82 के अंतर्गत जहाँ संपत्ति कुर्क की गई और गाय भैंस या अन्य संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को सौंपी गई सुपुर्द की गई है, उस व्यक्ति कब्जे में से बेईमानीपूर्ण आशय से हटाता है तो वह भी चोरी करता है। इसी प्रकार से मान लो आपने कोई मोबाइल फोन किसी मैकेनिक को रिपेयर करने के लिए दिया और उस व्यक्ति ने उसको रिपेयर कर दिया और रिपेयर करने के पश्चात आप उसकी मजदूरी दिए बिना उसकी दुकान में घुसते हैं और वहाँ से मोबाइल उठा लाते हैं, तो यहाँ पर यह अपनी ही संपत्ति की चोरी हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत एक बात और है, अगर आपने मोबाइल फ़ोन जो है रिपेयर करने के लिए दिया और उसने कहा कि आप 2 दिन बाद ले लेना, 2 दिन बाद गया
वहाँ मैकेनिक ने कहा कि 2 दिन बाद ले लेना, और 2 दिन बढ़ा दिए, और आप जो है उसकी दुकान में घुसे, उसने जो है उस मोबाइल को तब भी रिपेयर नहीं किया था और अधिकार पूर्वक अपने मोबाइल को जो है उठा लाए, तो वहाँ आपका बेईमानीपूर्ण आसीन था। जब उसने कोई कार्य ही नहीं किया तो पारिश्रमिक देने की तो कोई बात ही नहीं थी, मजदूरी देने की कोई बात ही नहीं थी, तो वहाँ से उसको उठा ले तो वह चोरी नहीं होगी। तो इसी प्रकार से उसके बाद यहाँ सहमति के बिना और संपत्ति को हटा जाना, यानी कि चोरी में 5 आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। जब तक ये 5 आवश्यक तत्व नहीं होंगे तो वह कार्य चोरी का अपराध नहीं बनेगा। ठीक है भाई। और इसकी दंड जो है 379 में चोरी का दंड दिया गया है। चोरी अगर कोई व्यक्ति करता है 378 के अंतर्गत तो उसको 3 वर्ष या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, 3 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। आगे 380, 381, 382 में चोरी का गंभीर रूप के बारे में बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 380 के अंदर निवास गृह आदि में चोरी करता है तो वहाँ पर उसको दंड की मात्रा यानी कि 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। देखो, निवास के अंतर्गत कोई निर्माण, तंबू, जलयान जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में हो रहा या संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में प्रयोग हो रहा है, और वहां से कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वह धारा 380 के अंदर दंडित किया जाएगा। मान लो किसी के घर में घुस गए और वहां से उसका मोबाइल फोन या जेवरात या पैसा आदि इस प्रकार से उठाता है तो ये चोरी है 380 के अंतर्गत। अगर कोई किसी के जो संपत्ति रखी हुई है, जैसा कि क्या नाम आपका वेयर हाउस वगैरह होते हैं, आलू रखे, चावल रखे, दाल रखी आदि आदि की, वहाँ से बोरियों की चोरी करता है तो वो भी सेक्शन 380 के अंदर दंडित किया जाएगा, जिसमें जो है 7 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माना जो न्यायालय के विवेकाधीन है, कितना करे इतना तक है। उसके बाद सेक्शन 381 है, जहाँ की लिपिक या सेवक जो है अपने मालिक के यहाँ चोरी करते हैं। यह भी चोरी का गंभीर रूप है। अगर कोई सेवक या लिपिक जिसको की संपत्ति सौंप रखी मालिक ने तो, और वहाँ बेईमानीपूर्ण हादसे से उस संपत्ति को हटाता है तो वह चोरी करता है, क्योंकि सेवक और लिपिक के पास जो संपत्ति होती है, जैसा कि सेक्शन 27 इंडियन पेनल कोड में बताया गया है कि पत्नी के और लिपिक या सेवक के कब्जे में जो संपत्ति होती है वो मालिक की होती है, तो वहाँ से कोई संपत्ति हटाता है तो सेक्शन 381 के अंतर्गत ऐसा लिपिक या सेवक जो है 7 वर्ष के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट धारा है 382 में चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी करने के पश्चात चोरी, यानी कि जब अभियुक्त कोई किसी संपत्ति की चोरी करता है लेकिन वहां मृत्यु, उपहति या अवरोध की तैयारी करने के पश्चात करता है तो वह भी यहाँ सेक्शन 382 के अंदर चोरी ही होगी। जैसे कि एक व्यक्ति पिस्टल लेके किसी के घर में चोरी करता है, उस समय उसके पास ये आग्नेय अस्त्र था और वह इसलिए आग्नेय अस्त्र लेगा कि अगर कोई प्रतिरोध हुआ तो मैं इसका प्रयोग करूँगा, तो वहाँ मृत्यु या उपहति की आशंका हो जाती है। तैयारी करने के पश्चात चोरी करी उन्होंने, तो मृत्यु या उपहति की तैयारी करने के पश्चात चोरी करी तो सेक्शन 382 के अंतर्गत अभियुक्त दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर ए जो है बी की जेब काटने के आशय से अपने साथियों को अपने चारों तरफ लगा देता है कि ए जो है बी की जेब काटेगा, अगर बी किसी प्रकार का प्रतिरोध करे तो ये उस व्यक्ति को अवरोधित कर देंगे, यानी कि बी को अवरोधित कर देंगे कि वह उसको पकड़ ना पावे। तो यहाँ मृत्यु, उपहति या अवरोध करने की तैयारी करने के पश्चात जो चोरी करता है
तो 382 के अंदर दंडित किया जाता है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। कल मैं आपको उद्यापन के बारे में बताऊंगा, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना, जिससे मुझको प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।